आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। आम आदमी के लिए बड़ी खबर, सरकार ने सस्ती की है 80 से ज्यादा दवाएं। आखिर कौन कौन सी दवाएं हुई है सस्ती, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर, इस राज्य में पुलिस की निकली है बम्पर भर्ती। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने वालों को अब सरकार देगी 7 लाख रुपए। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कराने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, टीका लगाने से अस्पताल में अगर आप हुए भर्ती तो बीमा कंपनी देगी खर्च। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर अब 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लॉन्च होगा नया इंस्टाग्राम। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही बैंक खाताधारकों को लेकर जरूरी खबर है, बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को लिए अलर्ट, 21 अप्रैल से बंद हो जाएगी ये सर्विस। कौन सी सर्विस होगी बंद, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य की सरकार का बड़ा ऐलान, सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर सरकार ने लगाया है प्रतिबंध। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर 22 मार्च से इस राज्य में हो जाएंगे स्कूल बंद। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। चलिए अब बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो आम आदमी के लिए बड़ी खबर, सरकार ने सस्ती की है 80 से ज्यादा दवाएं। केंद्र सरकार ने 80 जरूरी दवाओं को लेकर एक अहम फैसला लिया है। दरअसल नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने 80 से ज्यादा दवाओं को प्राइस रेगुलेशन के अंतर्गत यहाँ पर कर दिया। इसलिए माना जा रहा है कि इनसे इन दवाओं के दाम कम हो जाएंगे। NPPA ने 83 दवाओं की कीमतें तय की है, जिनमें यहाँ पर ऑफ पेटेंट एंटी डायबिटिक ड्रग्स शामिल है। इन दवाओं में डायबिटीज और इन्फेक्शन और थायराइड जैसी बीमारियों के इस्तेमाल में होने वाली दवाई का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि पेटेंट ब्रांडेड दवाओं की कीमत कंपनियां खुद यहाँ पर तय करती है, वही जेनरिक दवाइयों की कीमत तय करने में सरकार का हस्तक्षेप होता है। जेनरिक दवाइयों की मनमानी कीमत निर्धारित यहाँ पर नहीं की जा सकती है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, पुलिस विभाग में होगी पंजाब के अंदर बम्पर भर्तियां। घर घर नौकरी का वादा करने वाली पंजाब सरकार अब पुलिस में नई भर्ती करने जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर ट्वीट करके ये जानकारी उन्होंने दी है कि पंजाब सरकार अब पुलिस विभाग में 10,000 पुलिस मुलाजिमों की यहाँ पर भर्ती करेगी, जिनमें 3,300 नई महिलाओं की भी भर्ती यहाँ पर की जाएगी, जिनमें अधिकतर भर्ती साइबर क्राइम को रोकने के लिए काम करने वाले जवानों के तौर पर होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस विभाग और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार 10,000 पुलिस अधिकारियों की भर्ती करने जा रही है। यहाँ यह भी बता दें कि इसके अलावा पंजाब में पुलिस में और यहाँ पर बेहतर सेवाओं के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों की 450 और कानूनी विशेषज्ञों की 700 और IT की 1350 और क्लिनिकल मनोविज्ञान में 3,100 और डोमेन माहिर भर्ती भी यहाँ पर किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो स्वास्थ्य बीमा कराने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, इरडा ने किया है बड़ा ऐलान, टीका लगाने से अस्पताल में अगर भर्ती हुई तो कंपनी देगी खर्च। कोविड-19 का टीका लगाने के बाद प्रतिकूल असर से अस्पताल में भर्ती होने वाले स्वास्थ्य बीमा धारकों को जो उनका खर्च है वो कंपनी उठाएगी। इरडा ने इस बाबत में 18 मार्च को स्पष्ट निर्देश यहाँ पर जारी कर दिया है। इरडा ने कहा है कि स्वास्थ्य बीमा लेने वाले ग्राहकों को कोविड-19 टीके लगाने से अगर उनकी तबीयत अगर खराब होती है तो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, तो वह इलाज के खर्च के लिए बीमा कंपनी से क्लेम कर सकेगा। वही बीमा नियामक ने पिछले दिनों यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कोविड-19 के इलाज को यहाँ पर शामिल कराया था, लेकिन इसमें टीके का खर्च शामिल नहीं किया गया था। तो अब इस पॉलिसी से जो अभी भी यहाँ पर पॉलिसी से बाहर है। वहीं सरकार ने टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत 1 मार्च तक 60 साल से और उससे ऊपर के ज़्यादा उम्र के लोगों को यहाँ पर कोरोना का टीका लगाने के लिए यहाँ पर चिन्हित किया है। वहीं ये काम भारत में 1 मार्च 2021 से शुरू हो गया है। इरडा ने बीमा कंपनियों को जारी दिशा निर्देश में कहा है कि सभी बीमा कंपनियों ने यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सभी बीमा कंपनियों से आग्रह किया है कि वे इस राष्ट्रीय प्रयास में शामिल हो। नियामक ने बीमा कंपनियों को पॉलिसी धारकों के लिए टीकाकरण को सुगम बनाने के लेकर यहाँ पर 3 मार्च 2021 को विज्ञप्ति जारी की थी। इरडा ने पत्र में कहा था कि बीमा कंपनियों को पॉलिसी धारक के बीच पात्र लोगों के लिए सरकारी या फिर निजी अस्पतालों में पॉलिसी धारकों के विकल्प के तहत टीकाकरण को सुगम बनाने की व्यवस्था करें। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर है, नागपुर में पाबंदी के बाद भी नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, 31 मार्च तक बढ़ाया गया है इस शहर में लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद नागपुर में पहले से ही लगे लॉकडाउन की अवधि को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। नागपुर में कोरोना मामलों में यहाँ पर तेजी है, इसी के कारण लॉकडाउन बढ़ाने का ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। इससे पहले 15 मार्च को नागपुर में लॉकडाउन लगाया गया, तब 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। लॉकडाउन के दौरान लोगों से तब तक घर से निकलने से परहेज करने के लिए कहा गया जब तक जरूरी ना हो, ताकि संक्रमण की कड़ी को तोड़ा जा सके। वहीं नागपुर में 15 मार्च को लागू हुए लॉकडाउन को 21 मार्च तक प्रभावी इसको किया गया था। इसके बाद यहाँ पर शनिवार
शनिवार को इसे यहाँ पर 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को यहाँ पर लॉकडाउन के अंदर यहाँ पर केवल आपातकालीन सेवाओं की छूट दी गई है। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पहले से ही कई पाबंदियां लगाई थी, जिसके तहत राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को पूरी तरह से यहाँ पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा राज्य के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू और कई जगहों पर वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार नागपुर में कल यहाँ पर 3235 नए मामले सामने आए थे। वहीं नागपुर के आसपास के इलाकों में यहाँ पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। वहीं नागपुर के यहाँ पर गार्डियन मिनिस्टर नितिन राउत ने यहाँ पर एक बैठक यहाँ पर बुलाई थी। बैठक में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है, प्रशासन जो निर्णय लेगा उसे लागू करने में हम साथ यहाँ पर देंगे। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो ये खबर आपके लिए फायदे की खबर है। पेटीएम मॉल स्पेशल सेल का हुआ है आगाज। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर आपको मिलेगी 80% की छूट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पेटीएम मॉल ने ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए होली स्पेशल मास शॉपिंग फेस्टिवल सेल का यहाँ पर ऐलान किया है। यह सेल 20 मार्च से शुरू हो गई है। इस सेल के लिए पेटीएम मॉल ने एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक और स्टैंडर्ड बैंक के यहाँ पर साथ साझेदारी की है। वहीं ग्राहकों को होली स्पेशल सेल में 15,000 से अधिक ब्रांड के प्रोडक्ट पर 80% का डिस्काउंट और कैशबैक और आकर्षक ऑफर यहाँ पर मिलेंगे। वहीं कंपनी के मुताबिक एप्पल, सैमसंग और वीवो, ओप्पो के बेस्ट यहाँ पर स्मार्टफोन पर 25% का डिस्काउंट और 5,000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। इसके साथ ही 9,700 रुपये तक का एक्सेस ऑफर भी इसमें दिया जाएगा। अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बात करें तो उन पर यहाँ पर 75% का डिस्काउंट का ऐलान यहाँ पर किया गया है। 3,000 रुपये का यहाँ पर कैशबैक भी ऑफर किया गया है। वहीं ग्राहक सभी प्रोडक्ट को नो कॉस्ट EMI पर खरीद सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए अलर्ट। 21 अप्रैल से बंद होगी ये सर्विस। अगर आपका भी खाता बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी खबर है। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमरों को 21 अप्रैल 2021 से पहले कार्ड शीट एप्लीकेशन अपडेट करने की अपील की है। यदि कस्टमर ऐसा नहीं करते हैं, अगले दिन यानी 22 अप्रैल को ये कार्ड यहाँ पर काम नहीं करेगा। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। बैंक के मुताबिक बैंक के ग्राहकों को डेबिट कार्ड पर मॉनिटरिंग और कंट्रोल की सुविधा मिलती है। बैंक ने अब इस सर्विस को बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के साथ इंटीग्रेट किया है। इसके लिए अब ग्राहक बैंक के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें। वहीं बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि डेबिट कार्ड के लिए कार्ड शील्ड आवेदन की समाप्ति के लिए सूचना नीचे यहाँ पर जो बैंक ऑफ इंडिया की जो मोबाइल बैंकिंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिंक उन्होंने दिया है कि नीचे दिए हुए लिंक को उसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने वालों को अब 7 लाख रुपए देगी मोदी सरकार। बीते 7 मार्च को पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर देश में 7,500 जन औषधि केंद्र को देश को समर्पित किया। वही पीएम मोदी ने साल भर के अंदर जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर इस स्कीम के लाभार्थियों से बातचीत यहाँ पर की। इस स्कीम के जरिए केंद्र सरकार लोगों को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध करा रही है। मोदी सरकार इसके जरिए देश के कई हिस्सों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है। वहीं देश में जन औषधि केंद्र खोलने का तरीका पहले की तुलना में काफी यहाँ पर बदल गया है। इससे लोगों की कितनी कमाई होती है, साथ ही केंद्र सरकार इस स्कीम में कितनी सब्सिडी देती है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नया जन औषधि केंद्र खोलता है तो उसे किस तरह का फायदा होगा। नया जन औषधि केंद्र खोलने पर मोदी सरकार 5 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि दे रही है। लेकिन अगर केंद्र के किसी आकांक्षी जिले में इसे खोला जाए तो उसे 2 लाख रुपए और मिलेंगे, यानी इस स्थिति में प्रोत्साहन राशि 7 लाख रुपए की होगी। अगर कोई महिला, विकलांग या फिर अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोलता है तो उसे भी मोदी सरकार 7 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। कुछ समय पहले तक यह प्रोत्साहन राशि सिर्फ 2.5 लाख रुपए थी। अब मोदी सरकार इस योजना के तहत जन औषधि केंद्र के फर्नीचर और अन्य जरूरी सुविधाओं को तैयार कराने के लिए प्रति केंद्र 1.5 लाख रुपए की मदद कर रही है। साथ ही कंप्यूटर और प्रिंटर समेत बिलिंग की व्यवस्था विकसित करने के लिए केंद्र सरकार हर जन औषधि केंद्र को 50,000 रुपए दे रही है। जन औषधि केंद्र से दवा की बिक्री पर 20% तक कमीशन मिलता है। इसके अलावा हर महीने होने वाली बिक्री पर अलग से 15% इंसेंटिव मिलता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो इस राज्य की सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर लगाया है प्रतिबंध। ओडिशा राज्य के अंदर इस बार होली का त्योहार यहाँ पर फीका रहने वाला है, क्योंकि ओडिशा सरकार ने प्रदेश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर के बीच यहाँ पर दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिया है, जिसमें आप सार्वजनिक स्थानों पर होली नहीं मना सकते। यानी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही ओडिशा में होली के अवसर पर मनाए जाने वाला त्योहार डोला यात्रा को लेकर भी एक आदेश यहाँ पर सरकार ने जारी कर दिया है। होली पर लोगों को ये यहाँ पर हिमायत दी गई है कि वो होली का त्योहार अपने घर पर ही बनाए।
आपको बता दें कि देश में 28 और 29 तारीख को होली का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन ओडिशा में जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर होली मनाने पर सरकार ने यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओडिशा सरकार ने प्रदेश में लोगों से डोला और होली त्योहार घर पर ही मनाने का आग्रह किया है। ओडिशा में डोला उत्सव 23 मार्च से शुरू होगा, वहीं होली 29 मार्च को यहां पर मनाई जाएगी। सरकार ने डोला यात्रा, धार्मिक और सांस्कृतिक मंडली के उत्सव के लिए बधाई देते हुए कहा कि राज्य में सार्वजनिक रूप से अनुमति नहीं दी जाएगी। मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान कोविड प्रोटोकॉल के मतलब जो आप धार्मिक प्रतिष्ठान करते हैं उसको कोरोना प्रोटोकॉल का आपको उसमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर और नगर आयुक्ता ने धार्मिक स्थानों और मंदिरों और धार्मिक स्थलों में यहाँ पर समारोह में भक्तों की प्रवेश के लिए उचित प्रबंध यहाँ पर उचित प्रतिबंध यहाँ पर लगा सकते हैं। सरकार ने कहा है कि डोला महोत्सव में कम लोगों की मौजूदगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनुमति दी जा सकती है। इनके बयानों में आगे ये भी कहा गया है कि 28 और 29 तारीख को होली और उनके संबंधित अनुष्ठानों पर पूरे राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर जो भी कार्यक्रम है वो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है बड़ा ऐलान। राजस्थान में 23,000 पदों पर होगी जल्द भर्ती। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बताया है कि पिछले 2.5 साल में 1 लाख के करीब पदों पर राजस्थान में भर्तियां की जा चुकी है। वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये जानकारी दी है। विपक्ष ने गलत आंकड़ों का हवाला देते हुए निशाना साधा तो ये जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। उन्होंने कहा है कि अब तक 57,000 नौकरियां दी जा चुकी है। वही 17,000 पदों पर भर्तियों का परिणाम जारी हो चुके हैं। वही तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के 37,000 पदों पर भर्ती की परीक्षा आयोजित होगी। विभिन्न विभागों में रिक्त 23,000 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती जल्द ही इन भर्तियों के लिए अधिसूचना राजस्थान में जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमें साथ में मिलकर प्रदेश के हित की बात करनी चाहिए और ईस्टर्न राजस्थान कैनोल प्रोजेक्ट की योजना को राष्ट्रीय परियोजना से घोषित करवाना चाहिए। हमारी सरकार इसका पूरा क्रेडिट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को देने के लिए तैयार है। वही युवा संपर्क योजना 2019 के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 3 माह की ट्रेनिंग देकर विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाई जाएगी। युवाओं को वर्तमान में देय बेरोजगारी जो भत्ता है उसमें 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा है कि 1 अप्रैल से ये बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर राजस्थान के युवाओं को मिलने लग जाएगा। वहीं प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित यहाँ पर कराए जाएंगे। 1 टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा। विभागों में रिक्त 50,000 से अधिक पदों की भर्तियां जल्द ही राजस्थान में की जाएगी। वही अशोक गहलोत ने बजट का ऐलान किया था। यहाँ पर अपने बजट में उन्होंने ऐलान किया था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर में 112 दिन बाद आए रिकॉर्ड 41,000 नए कोरोना के केस। 24 घंटों में 188 लोगों की हुई है भारत में मौत। भारत देश में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए देश में कई जगहों पर सरकारों ने सख्ती यहाँ पर बरतना शुरू कर दी है। वही देश में कोरोना का संकट एक बार फिर यहाँ पर पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र राज्य कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। वही देश में 112 दिन बाद रिकॉर्ड 41,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत के अंदर 40,953 कोरोना के नए केस आए हैं। 188 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। हालांकि 23,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए 24 घंटों के अंदर। इससे पहले 28 नवंबर 2020 को भारत में 41,810 कोरोना के केस दर्ज किए गए। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,15,55,284 हो गई है। कुल 1,59,558 लोगों की जान जा चुकी है। 1,11,07,332 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में अभी एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 2,88,394 हो गई है। यानी इतने लोग विभिन्न अस्पतालों में एडमिट है, यानी इन लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं महाराष्ट्र में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कल यहां पर कोरोना के 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही महामारी से 70 और मरीजों की यहां पर मौत हो गई थी पिछले 24 घंटों के अंदर। वहीं इस राज्य में संक्रमण कुल मामलों की संख्या बढ़कर 24 लाख पार हो गई है, 24,22,000 हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या यहां पर 53,208 पहुंच गई है। वहीं फिलहाल इस राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 21,89,000 के आसपास है। फिलहाल इस राज्य में जो एक्टिव केस बचे हैं महाराष्ट्र के अंदर वो लगभग 1,77,000 के आसपास यहाँ पर बचे हैं। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं टोटल मामलों की संख्या मुंबई में 3,55,000 पार पहुंच गई है। वहीं देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का काम यहां पर शुरू हो चुका है। यानी देश में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन अभियान की शुरुआत भारत में 16 जनवरी से हो चुकी है। 19 मार्च तक देश भर में कोरोना की वैक्सीन की 4,20,63,392 डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 27,23,500
75 डोज दी गई। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान भारत में 13 फरवरी से शुरू हुआ है। वही देश में कोरोना मृत्यु दर यहाँ पर देश में जो कोरोना मृत्यु दर है वो 1.38% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में करीब 96% है। एक्टिव केस बढ़कर भारत में 2.36% है। वही कोरोना एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का 9वां स्थान है। वही देश भर में 19 मार्च तक कोरोना के 23 करोड़ 23 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें करीब 10 लाख सैंपल की टेस्टिंग भारत में कल की गई थी। वही भारत में पॉजिटिविटी रेट 3% है। वही कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र राज्य में हुई है, लेकिन देश के फिलहाल कुछ ऐसे राज्य और भी है जहां पर पिछले 24 घंटों में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। उन राज्यों की बात करें तो वो राज्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, दादरा नगर हवेली, लद्दाख, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान किसी भी शख्स की मौत कोरोना के कारण नहीं हुई है। वही भारत कोरोना संक्रमितों के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। वही रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत का नंबर आता है, यानी भारत मौतों के नंबर में भारत का चौथा स्थान यहाँ पर है।